हाउ आई स्कोर्ड 160 प्लस मार्क्स इन सीसेट। दोस्तों मैंने यूपीएससी का जो अटेम्प्ट है टोटल 4 बार दिया है। तो आज का सेशन फोकस वैसे मेरे पे से ज्यादा आपके ऊपर फोकस रहेगा कि तो आज के सेशन में ना मैं आपको कुछ 5-6 टेक्निक्स आपको समझाऊंगा जिन्होंने पर्सनली मेरे लिए बहुत काम किया है 160 165 स्कोर लाने के अंदर। कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेट करते हैं, तो ये पांचों हेल्प करेंगी। तो आप इंश्योर ये करना कि पांचों की पांचों टेक्निक्स अच्छे से ध्यान से सुनो। मैं ना पेपर को हमेशा ही 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करता हूँ, इसी से ही कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, दैट इज हाउ आई स्कोर्ड 160 प्लस मार्क्स इन सीसेट। तो आज का सेशन फोकस वैसे मेरे पे से ज्यादा आपके ऊपर फोकस रहेगा कि आप ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 160 ही स्कोर करिए, बट काफी बच्चों को कई बार दिक्कत आती है सीसेट में अच्छा स्कोर करने से। कई बार वो जो 6 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं उसको लाने में भी काफी परेशानी आती है। तो आज का सेशन आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों मैंने यूपीएससी का जो अटेम्प्ट है टोटल 4 बार दिया है, राइट। एंड उसमें हर बार मेरे 150 प्लस मार्क्स तो आए ही हैं, 3 बार 160 प्लस मार्क्स आए हैं सीसेट के अंदर। बाकी जीएस में भी काफी अच्छे मार्क्स से ही कट ऑफ को मैंने क्लियर किया है। और ये कुछ चीजें हैं बाकी और एग्जाम्स के बारे में जो आप पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप जान पाओ कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा है इस चीज के रिगार्डिंग। एनीवेज, तो आज के सेशन में ना मैं आपको कुछ 5-6 टेक्निक्स आपको समझाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपने सीसेट एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए, जिन्होंने पर्सनली मेरे लिए बहुत काम किया है 160 165 स्कोर लाने के अंदर। बट आपको एक अच्छा स्कोर लाने में डेफिनेटली वो सारी चीजें मदद कर देंगी। तो आज का सेशन के अंदर ना जो भी ट्रिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना अगर आपको उन ट्रिक्स को एक बार रिवाइज करना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि आप ना क्वेश्चंस में लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। देखो पांचों चीजों का ना जो पांचों टेक्निक्स मैं आज डिस्कस करूंगा ये पांचों हेल्प करेंगी। तो आप इंश्योर ये करना कि पांचों की पांचों टेक्निक्स अच्छे से ध्यान से सुनो, और मैं हर चीज का एग्जाम्पल के साथ आपको डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होगी। क्योंकि हवा हवाई बातें बहुत लोग करते हैं, पर जब तक आपने उसको एप्लीकेशन नहीं देखा तब तक वो चीज आपको एग्जाम में हिट नहीं करेगी। तो लॉजिक अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें पूछा गया है कि भाई x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स, x सेकंड्स के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, इतना लंबा x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट, x सेकंड्स, क्या हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट करेंगे क्या? देखो एक चीज अंडरस्टैंड करो, बेसिकली वो क्या है पता क्या रहा है, आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि भाई 1 मिनट के अंदर टोटल 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे की कोई आपसे बात करे तो वहां पर आपको 60 into 60 वो 3600 सेकंड आ जाते हैं। 1 सेकंड में आपका 1 सेकंड होता है। ऐसे ही आप डेज के लिए, वीक्स के लिए आप लिख लोगे। एक बात अंडरस्टैंड कर रहे हो, डेज के पीछे भी 0 आएगा, वीक्स के पीछे भी 0 आया, इन दी एंड आपका जो यूनिट डिजिट होगा वहां पे 1 आएगा। तो जब मैंने ये बात नोटिस कर ली है सेकंड की वजह से 1 आ रहा है, एंड में मेरे 1 ही आएगा। तो एक्चुअल में ना मुझे इतना पता लग गया कि भाई ए और सी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, बिकॉज लास्ट में 1 आ रहा है। अब मुझे बस इतना ध्यान में देना है कि 11,581 होगा या 6,94,861 होगा। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, सिंपली आप सोचो x की वैल्यू 1 है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो वो पूछ रहा है कि 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकंड में कितना टाइम या कितने सेकंड्स होंगे। जस्ट आपने इतना लॉजिक लगाया कि 1 सेकंड में 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड। अगर 1 डे में पूछेगा तो इसको भी आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, वो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। और 1 वीक तो फिर 7 से और मल्टीप्लाई करोगे, वो और भी बहुत बड़ा नंबर बनेगा। क्या वो 11,000 के आसपास आ सकता है? अरे नहीं, 3600 तो यहीं आ गया। जब डे से करोगे तो 24 से और मल्टीप्लाई, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए। 11,000 के आसपास तो आना ही नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखो ये समझाने में मैंने भले ही आपको 1 मिनट लिया, पर दिमाग में कैलकुलेट करने में शायद ये 20, 25, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था, उससे बड़ा क्वेश्चन था नहीं। हो सकता है कोई बच्चा इसमें x को देख रहा हो, ठीक है, वो इस तरह से ले रहा हो पूरा का पूरा कि x वीक्स के अंदर इतना सेकंड, एंड उसके बाद उसका आंसर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, पर उससे कहीं ना कहीं 2-3 मिनट हमारे लग जाएंगे, जबकि एग्जामिनर ने आपको इजी ऑप्शंस देके ये बता दिया है कि फटाफट सॉल्व करो और अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, ऑप्शंस याद रखना, ऑप्शंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऑप्शंस आपकी मदद करने के लिए होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, और यही टाइम मैनेजमेंट भी आपको हेल्प करेगा। एक दो मैं आपको लॉजिक वाली चीजें और बताता हूँ।
जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, डेटा सफिशिएंसी है ना, यूपीएससी में कई क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन 2024 में तो अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे हमसे ना उसने पूछा हुआ है व्हाट इज सीमा's रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, और फिर पूछा है कि 1 सफिशिएंट है, 2 सफिशिएंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से। अब मुझे ना यार, मैंने पढ़ा हुआ है अपना ये जो टॉपिक है अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, आप लोग जानते भी होंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस की हैं उनको पता ही होगा। एंड अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 है ना इस बार, शक्ति दुबे मैम, तो उन्होंने भी हमारी जो यूट्यूब की जो वीडियोस हैं सीसेट की, उनको यहाँ पे रिकमेंड किया अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप में से भी जो कुछ बच्चे सीसेट में दिक्कत फेस कर रहे हैं, दे मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू दोज वीडियोस। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे लिंक्स शेयर कर रखे हैं उसके। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बता दिया। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। तो एक्चुअली प्रिया का बॉटम रैंक गिवन है, प्रिया का बॉटम रैंक गिवन होगा तो टोटल गिवन है, बॉटम गिवन है तो फ्रंट रैंक आ जाएगा। प्रिया का फ्रंट रैंक आ जाएगा तो सीमा का भी फ्रंट रैंक आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इतना पता होना चाहिए डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास एक यूनिक आंसर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। सेम चीज ऑप्शन नंबर 2 के अंदर भी है। तो यू डोंट नीड टू पुट ऑन द वैल्यूज एंड देन सी कि अच्छा प्रिया का कितना रैंक आया, फिर सीमा का कितना रैंक आया। कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेट करते हैं। अरे आपको पता है ना कि इसमें एक ही तो वेरिएबल है, फ्रंट आ जाएगा तो आपका सीमा का रैंक भी आ जाएगा। सेम चीज सेकंड स्टेटमेंट के अंदर भी है। तो शायद ये जो देखने में 2 मिनट का क्वेश्चन था, ये 30-40 सेकंड्स का क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करें। लॉजिक कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। सीसैट में बेहतर होने का तरीका प्रैक्टिस 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 ही है। गेटिंग द पॉइंट, ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब टाइम मैनेजमेंट का, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा लॉजिक के साथ ही लिंक्ड है। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे ना इसमें लिखा हुआ है कि कैबिन को कोड ये है, फिर बताओ फ्लावर का कोड क्या है। देखो पहले तो आपको ना थोड़ा पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इस केस में पैटर्न पता क्या है, पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए ये रहा कैबिन। अब सी के आस, ये ना एक्चुअली इससे भी आइडिया लो, ये जैसे 5 अल्फाबेट्स हैं, ये 10 हैं, तो कुछ ना कुछ 2-2 किए होंगे। तो सी का ना कॉरेस्पॉन्डिंग, सी किस बीच में आता है, बी और डी में, वो लॉजिक है। ए किस बीच में आता है, जेड और बी के बीच में। तो बस उस तरह से लॉजिक बना है। गेटिंग द पॉइंट कि सी के आगे पीछे कौन आता है, सी के आगे पीछे आता है बी और डी, ए के आगे पीछे आता है जेड और बी के आगे पीछे आता है आपका ए और सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कई बच्चे होंगे जो फ्लावर का पूरा कोड लिखने की सेम तरह से कोशिश करेंगे, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पूरा कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक बार अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना हिस्सा तो सेम ही है, तो इससे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये चेक करो जो अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे आपने ये देखा ना, ये कौन सा है, ये 4th लेटर है W के आगे पीछे क्या आता है, UVWX, तो VX आगे पीछे आएगा, वो VX आपका B में है और D में है। अब इनमें चेक करो क्या और अंतर है, ये वाला, और आपके पास क्या था, आपके पास था कहाँ गया, O के आगे पीछे क्या है, N और P, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली B आ गया। पूरा का पूरा कोड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको शायद 30 सेकंड यहाँ पे बचा सकते हो। एंड इस तरह से आपने अपने पेपर में 5-6 30 सेकंड्स बचा लिए, तो 2-3 क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट कर सकते हो। और 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस आपको गिवन है और आपसे डी की वैल्यू पूछी हुई है, डी की, कि पहले आप सीक्वेंस 1 को आइडेंटिफाई करो, फिर सेम लॉजिक सीक्वेंस 2 में लगाओ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे लॉजिक पता क्या है। 12 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से, फिर 4.5 से, ऐसे ही किया बिल्कुल। तो हमें लॉजिक पता लग गया है। अब यही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 1.5। 1.5 को 1.5 से करेंगे, ये आ जाएगा 2.25। अब 2.25 को 2.5 से करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3.5। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, पर एक बात अंडरस्टैंड करो, आप एक रफ आइडिया निकाल सकते हो। अगर मैं 2.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, सर ये 6 के आसपास आएगा, और 6 को जब मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 20 के आसपास आएगा। तो मेरा रफ आंसर 20 के आसपास होना चाहिए। आप जरा ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन कह रहा है 5, एक कह रहा है 2, एक कह रहा है 89। मैंने कहा 20 के आसपास होना चाहिए, वहां 20 के आसपास बस एक ही ऑप्शन था। अगर ऑप्शन नजदीक होते तब मैं ऐसा बिल्कुल ना करता, तब मैं पूरा का पूरा सॉल्व करता। पर यहाँ पर कई बच्चे पता क्या होंगे, वो 2.25 इंटू 2.5 ऐसे कर रहे होंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो लगभग 1 मिनट वहां पे लग जाएगा। पर एक रफ आइडिया देख लो, 2.25 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 के आसपास आता है, एंड 6 को 3.5 के आसपास मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 20-21 के आसपास आंसर आता है। तो आपने देख लिया, रफ आइडिया मेरा 20 के आसपास आया, ऑटोमेटिकली आपका एक ही ऑप्शन था वहां पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इसी को भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है, जो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है। इसको मैं बोलता हूं कि ऑलवेज सॉल्व इन राउंड्स। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, ऑलवेज। कभी भी आपको पेपर सी सेट का खासकर एक राउंड में आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सॉल्व इन मल्टीपल राउंड्स। मल्टीपल राउंड्स का मतलब क्या है? देखो, मतलब इस चीज का हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं अपना मतलब बताता हूं, आप उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लीजिएगा। मैं ना पेपर को हमेशा ही 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करता हूं। पहले राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं जो मुझे दिखता है 40 सेकंड्स में हो सकते हैं। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं जो मुझे लगता है 90 सेकंड्स में हो सकते हैं। तीसरे राउंड में जो इससे ज्यादा टाइम लेंगे, विच विल बी मच मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब पता पॉइंट क्या है? तीसरा राउंड कुछ लोगों का आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा। कोई डरने की बात ही नहीं, कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि तीसरे राउंड में सिंपल, मतलब कहने का मतलब पता क्या है? पहले राउंड में इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरे राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, तीसरा राउंड अगर मिलता है, टाइम मिला, तो हार्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस राउंड के अंदर। अगर हार्ड क्वेश्चन छूट भी गए, नॉट अ थिंग टू वरी, इजी एंड मॉडरेट कर लिया है ना, बहुत काफी है, बहुत काफी है बस। ठीक है, इसी से ही कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाओगे। ठीक है ना, हार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हर पेपर में। ठीक है, किसी में 10 क्वेश्चन हार्ड हो गए, किसी में 15 हो गए। 2023 में शायद 20 क्वेश्चन हार्ड थे, पर भाई बाकी 60 तो ठीक ठाक थे, इजी एंड मॉडरेट थे। वो 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते थे। तो हर पेपर में हाँ, किसी में 5 क्वेश्चन हार्ड होता है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में मैक्सिमम 20। इससे ज्यादा हार्ड कहीं नहीं होते। तो वो 20 हार्ड क्वेश्चन चलो ठीक है, छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 60 तो आपके हाथ में है, उनमें मैक्सिमाइज करो। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे पता कैसे लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन आता है। अब भाई मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं, बहुत कर रखे हैं। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं क्लासेस कर रहा था, जब मैं कुछ और कर रहा था, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं। तो मुझे पता है यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगा, 40-50 सेकंड के अंदर कर लूंगा। अब किसी के कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बहुत स्लो हो तो 10-20 सेकंड ज्यादा लेगा। मेरी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी फास्ट हो तो मैं 10-20 सेकंड कम लूंगा। बट रफली मैं इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरा कैटेगरी 1 का क्वेश्चन होगा। ओके, तो इसको सबसे पहले का सॉल्व करूंगा। दिस इज द राउंड 1। गुड। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। सर मैंने ऐसे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी बहुत कर रखे हैं, ये मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ, साइक्लिसिटी से भी कर लेता हूँ, मुझे रिमाइंडर निकालना भी आता है, मुझे यूनिट डिजिट निकालना भी आता है। तो ये सारे में नंबर सिस्टम मेरा बहुत ही कंफर्टेबल वाला जोन है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो भाई ये भी आपका राउंड 1 का ही क्वेश्चन होगा। ये भी फटाफट आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यार ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे सर मैंने क्वेश्चन किए तो हुए हैं प्रैक्टिस के अंदर, बट थोड़ा टाइम लग जाता है, हल्का फुल्का, मतलब इट इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी। मतलब इसमें ना 1.5-2 मिनट में लग जाते हैं, मतलब सॉल्व करने के अंदर। कोई बात नहीं, आपको आते हैं करने ये, पर थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो भाई राउंड 2 में कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा था अपना डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। मैंने क्लासेस में करवाया भी हुआ है आप लोगों को, जिन्होंने मेरे से अपने जो पेड क्लासेस ली हैं उनमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है क्लासेस के अंदर। पर हमने देखा था कि यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ने में कम से कम 1-1.25 मिनट लगेगा, फिर समझने में 1-1.25 मिनट लगेगा, फिर सॉल्व करने में 2-3 मिनट कम से कम जाएंगे, कम से कम। तो रफली सर ये 5-6 मिनट का क्वेश्चन है कम से कम। किसी की प्रोसेसिंग स्लो है, मतलब किसी का प्रोसेसर इंटेल का है, मतलब i3 से पिछले जमाने का है, तो उसको ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट इतना टाइम तो लग जाता है। तो सर अगर मैंने इसको, मेरे मान लो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया और मैं इसको सॉल्व करने लग गया, इसमें आएंगी 2 परेशानियां। पहली बात तो आपके 7-8-9 मिनट हो सकता है चले जाएं इसी क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद भी पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। अब सोचो आपने 7-8-9 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आपके दिमाग में घड़ी भी है कि यार हो इतना टाइम लग गया इसमें। अब आपको डर लग रहा है मैं इसमें 1 मिनट और लगाऊं ताकि शायद ये सॉल्व हो जाए या अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। तो बंदा वहां पे वही डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करना क्या। दूसरी चीज, जब नहीं सॉल्व हो पाता ऐसा क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, जो आते हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते, हमारे इजी या मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये सबसे ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। आप ना किसी भी स्टूडेंट से बात करो जिसका सीसेट नहीं क्लियर होता, वो हमेशा यही आके बताएगा कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं आखिरी के 15 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। यही मिस्टेक मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, बट फिर भी बच्चे करते हैं।
तो ये राउंड स्ट्रेटेजी हमेशा करनी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑलवेज को यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, ऑलवेज 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 सॉल्व इन राउंड्स, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हो सकता है यार, देखो कुछ लोगों का ना अपने अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज होते हैं। जैसे हो सकता है किसी बंदे को ज्योमेट्री बहुत ज्यादा पसंद ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन टफ है, पर भाई मुझे नहीं आती समझ ज्योमेट्री, ठीक है, मैं नंबर सिस्टम में अच्छा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क नहीं, मैं बढ़िया से कर लेता हूँ क्वेश्चन, पर मेरा ज्योमेट्री वीक एरिया है। कोई बात नहीं, इसको राउंड 1 में मत करो, फिर या तो राउंड 2 में करना या राउंड 3 में करना। पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल हमें आते हैं, अच्छे से आते हैं, फटाफट फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि उससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी निकल जाएंगे एंड एट द सेम टाइम मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार हाँ मैंने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके कमजोर एरिया है ना, दिस इज हैपेंस टू बी अ वीक एरिया, इसको थोड़ा सा बाद में आपको करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट टेक्निक आती है रेगुलर प्रैक्टिस। एक्चुअली टेक्निक जो 4th और 5th है ना, वो लगभग सिमिलर ही है। मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों में से जो बच्चे मेरे साथ कोर्सेज पढ़ते हैं उनको मैं अपने कोर्स का, जो मेरा सीसेट का कोर्स रहता है, वो 4 पिलर अप्रोच है। हर कोई बच्चा जानता है इसके बारे में, जो भी मेरे से पढ़ा होगा। ये मेरे 4 पिलर्स हैं जो मैं अपने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट आर दीज पिलर्स? एंड यही मुझे लगता है कि यही आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम के अंदर भी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके भाई अच्छे होने चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यूनिट डिजिट का कोई कॉन्सेप्ट होता है, नंबर सिस्टम के कई कॉन्सेप्ट होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट होते हैं कि मान लो गाड़ी इधर से इधर गई, उधर से उधर आई, ठीक है, यहाँ पड़ी भी हुई है कुछ कुछ गाड़ियां, मैंने दिखाई भी थी कि गाड़ियां इधर से उधर गई तो उससे क्या हो गया, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं क्यूब एंड डाइस के, तो क्यूब एंड डाइस के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको आने चाहिए। तो पहला तो कॉन्सेप्ट है, जहां जहां पे कॉन्सेप्ट की कमी है उस कॉन्सेप्ट को अपना ठीक करो। दूसरा है कॉन्सेप्ट एक बार आ चुका है समझ, फिर खूब 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 सारी प्रैक्टिस करो। मैंने भी यही किया है अपनी तैयारी के अंदर कि पहले मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए, कॉन्सेप्ट एक बार मान लो पढ़ लिया, मान लो यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़ लिया, उसकी अपने बुक में से प्रैक्टिस कर ली। तीसरा, जहां जहां पे दिक्कतें आई हैं अपने मेंटर से, अपनी फैकल्टी से, उसको मैंने डिस्कस किया। एंड लास्ट मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, एक तो मैंने जो भी चीजें कही, आप लॉजिक अप्लाई करना, जो भी चीजें हमने बात करी, राउंड में अटेम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट करना और किस चीज में आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट बता देती है, ठीक है। तो पहले 4 टेक्निक्स थी, वो 5वें में टेस्ट हो जाती है कि कहाँ पे आपकी कमी है। अगर मान लो आपको लगता है यार ये टॉपिक के क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कम, मैं ज्यादा गलत कर रहा हूँ, तो मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो दैट मींस या तो आप अच्छे से लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हो, आप राउंड में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ और समस्या है। गेटिंग द पॉइंट? तो दीज आर द 5 टेक्निक्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी हैं इन इंश्योरिंग कि अच्छा स्कोर मैं सीसेट के अंदर कर पाऊं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप भी सिमिलर टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपकी चीजें अपने आप से हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी बंदे की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है। अब किसी बच्चे का डाउट ये आ रहा होगा कि क्या सर 160 नंबर स्कोर करना जरूरी है जैसे आपने किया है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि ये टेक्निक्स 160 नहीं, पर आपको सीसेट में स्कोर ज्यादा करने के अंदर मदद जरूर कर देगी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखो पैटर्न वगैरह सबको पता ही है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो इनके ऊपर हमारी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं इन पे भी क्वेश्चन पूछता है, पर ये बाद में प्रायोरिटी में आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको देनी है आपने टॉपिक्स को, उसके बाद आप इन टॉपिक्स को अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब चीजें तो आपको पता ही होंगी किस तरह से। टोटल लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टोटल 27 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 53 क्वेश्चन आपके क्वांट एंड रीजनिंग को मिला के आते हैं। वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे पता ही होंगी, ठीक है। बाकी मैंने एनालिसिस वगैरह भी इसमें शेयर कर रखा है, आप लोगों को पता ही है कि 6 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच अवेयर, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। एंड आई होप आपको ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपना स्कोर इंप्रूव करने के अंदर, राइट। बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद भी करा है, बहुत सारे स्टूडेंट से हेल्प भी करी है, ताकि ये चीज इंश्योर करी जा पाए। बाकी दोस्तों आप भी इस चीज को ट्राई करना, बट प्रैक्टिस करते रहना, मॉक्स आप देते रहना, यही आपको रियल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।